लास्ट एपिसोड 8 की शुरुआत 5 साल पहले के एक सीन से होती है, जहां यंग जी हॉस्पिटल में खिड़की से बाहर देख रही होती है। एक नर्स उसके पास आती है और बताती है कि सुबह हो गई है। यंग जी पूछती है क्या वो हॉस्पिटल में है, और नर्स कंफर्म करती है कि वो पिछले 1 महीने से आईसीयू में है। हालांकि यंग जी को लगता है कि उसे वहां और भी ज्यादा समय हो गया है। नर्स समझाती है कि सपनों की तरह ये समय कंफ्यूजिंग लग सकता है। यंग जी को यह जगह अजीब लगती है और उसे लगता है कि यहाँ समय अलग तरह से चलता है। नर्स बताती है कि इसे आईसीयू डिलीरियम कहते हैं, जो कोमा वाले मरीजों के साथ कॉमन है, और उसे खुद का ख्याल रखने की सलाह देती है ताकि वो ठीक हो सके। यंग जी बताती है कि उसने एक खूबसूरत रोशनी देखी थी, लेकिन मेन नर्स उसका मतलब नहीं समझती। नर्स उसे क्रिसमस विश करती है और यंग जी कहती है कि वो स्कूल बदलने का सोच रही है। वो नर्स को उसके ईयरफोन लौटाती है, लेकिन नर्स उन्हें क्रिसमस गिफ्ट के रूप में वापस देती है। यंग जी कहती है कि वो भी कभी उसके जैसी नर्स बनना चाहती है। प्रेजेंट में सभी नर्सें काम कर रही होती है जब मॉनिटर से अलार्म बजता है और वे पेशेंट की ओर दौड़ती है। पेशेंट होश में आता है और यंग जी राहत महसूस करती है जब वो देखती है कि पेशेंट ने अपना हाथ हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच एक आदमी एक ब्रिज पार करते समय अचानक अपनी कार रोकता है क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा होता है। वो चेक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और सोचता है कि शायद यह उसका वोम था। हम जियांग को हियन मिन के जख्म सिलते हुए देखते हैं। वो खड़ा होता है और ब्रिज की ओर देखता है। उधर डॉक्टर फ्रीजर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन खोल नहीं पाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उन्हें 1 दिन और इंतजार करना चाहिए। वही हम फिर से जियांग को देखते हैं। वो बेचैन लग रही है और बेंच पर बैठी है। जैसे ही वो सड़क पर चलती है, एक बस आती है। ड्राइवर उसे देखकर बस रोक देता है। वो बस से बाहर निकलकर चेक करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं पाता। उसे नहीं पता होता कि जियांग उसके सामने ही खड़ी है। जियांग बस में चढ़ जाती है। हियन मिन उसे देखता है। जी यंग उससे पूछती है क्या वो अभी भी उसे नहीं पहचान पा रहा, और वो रोने लगती है। पूछती है कि क्या उसने कभी उससे सच्चा प्यार किया था। बस के पैसेंजर उतरने लगते हैं। जियांग उसे बताती है कि केवल वही उसे देख सकता है। हैरान होकर हियन मिन अन्य पैसेंजर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। जियांग कहती है कि वो इस हालत में फंसा हुआ है और उसकी शर्ट फाड़ देती है, जिससे सिलाई के निशान दिखते हैं और हियन मिन डर जाता है। वो रोते हुए चिल्लाती है कि हियन मिन प्लीज जाग जाओ। नेक्स्ट सीन में घर पर हियन मिन रोते हुए जियांग के हाथों को देखते हुए याद करता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है। उधर डॉक्टर फिर से फ्रीजर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। वो कहता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। हियन मिन रोते हुए जियांग से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जियांग उससे एक फेवर मांगती है कि उसे लाइट शॉप जाना है और वहां से एक खास लाइट लेनी है जो तब चमकती है जब वो उसके पास होता है। वो कहती है कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को यूज करना होगा। फिर सीन बस ड्राइवर पर शिफ्ट होता है, जो सेनहे के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता। तभी एक खिड़की खुलती है और हाईवान नजर आती है। ड्राइवर माफी मांगता है और बताता है कि उस रात ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अब उसे दुख है। उसे पता होता कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है तो वो कभी ऐसा नहीं करता। हाईवान कहती है कि उसके कारण इतने लोगों की जाने गई, लेकिन वो ये जानकर राहत महसूस करती है कि उसे सच में पछतावा है। वो कहती है कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है, किसी की मर्जी नहीं चलती। तुम खुद को दोष न दो। वो पूछती है कि अब वो कहाँ जाएगा। ड्राइवर कहता है उसे नहीं पता, लेकिन वो जिंदा लोगों को लाइट शॉप ले जाना चाहता है। सीन है जो अपार्टमेंट में है, उनकी बातचीत सुन लेती है। हाईवान ड्राइवर को हान्यू के अपार्टमेंट जाने को कहती है। जब ड्राइवर वहां से जा रहा होता है, वो हान्यू की मां से टकराता है। ड्राइवर माफी मांगकर कहता है कि वो उसे लाइट शॉप ले जाने आया है। हान्यू की मां डर के मारे कांपती है, क्योंकि वो जानती है कि वो मर चुकी है। ड्राइवर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हान्यू की मां अपने अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है और चली जाती है। फिर हम हान्यू को अपने कमरे से बाहर आते हुए देखते हैं। वो अपनी मां को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती। वो टूटे बल्ब के कांच के टुकड़े उठाने लगती है। दूसरी ओर हान्यू की मां लाइट शॉप पहुंचती है और वन यंग को हान्यू का लॉकेट देती है। वन यंग समझ जाता है
कि हान्यू की मां मर चुकी है और हान्यू अभी जिंदा है। हान्यू की मां रोती है और हान्यू के लिए लाइट की मांग करती है। वन यंग कहता है कि हान्यू को खुद आना होगा। हान्यू की मां वान यंग को बिना चश्मे के देखकर शॉक हो जाती है। वो वांग यंग को याद दिलाने के लिए कैंडी रैपर दिखाती है जिसे उसने बचाकर रखा था। वो उसे कैंडी खिलाती है जिससे वांग यंग को सब याद आ जाता है और वो रोने लगता है और उसे गले लगाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाता है कि कोई हान्यू की मां की लाइट लाता है और उसे छूने देकर वो जीवन में वापस आ जाती है। प्रेजेंट में हान्यू अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। लिफ्ट में वो एक लेडी को देखती है। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर जाती है, वो सीढ़ियों के पास उसी ड्राइवर को पड़ा हुआ देखती है। उसे अजनबी समझकर वो दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे खोज रहा था और उसकी मां से भी मिला है। ड्राइवर समझाता है कि उसकी मां बोल नहीं सकती और वो सब कुछ समझाने आया है। हान्यू कंफ्यूज होकर कुछ भी समझने से इनकार करती है। ड्राइवर याद दिलाता है कि वे पहले मिल चुके हैं और पूछता है क्या वो सच में उसे याद नहीं। अचानक ड्राइवर बीमार लगने लगता है और हान्यू पूछती है क्या वो ठीक है। तभी लिफ्ट की लेडी वापस आती है। हान्यू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चली जाती है। ड्राइवर कहता है कि वो लेडी उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन हान्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है तुम अभी तक जो हो रहा था वो याद करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हान्यू को याद आने लगता है कि जब क्लास में अटेंडेंस ली जा रही थी तो टीचर ने उसका नाम स्किप कर दिया था और उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे थे। वो याद करती है कि उसकी नाक से खून बह रहा था और सड़क पर जब वो किसी को हेलो कर रही थी तो कोई जवाब नहीं देता था। घबरा कर वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। ड्राइवर गिल्टी फील करता है और एक्सेप्ट करता है कि यह सब उसकी गलती है। वो कहता है कि वो उसे लाइट शॉप नहीं ले जा सकता, लेकिन हान्यू खुद लाइट शॉप का जिक्र करती है। ड्राइवर कंफर्म करता है कि उसकी मां उसे वहां ले जाना चाहती है ताकि वो वापस असली जिंदगी में जा सके। उसके बाद में हान्यू अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी होती है। उसकी मां जो लाइट लेकर आती है और उसे लाइट को छूने के लिए कहती है, लेकिन हान्यू मना कर देती है क्योंकि वो अपनी मां के साथ रहना चाहती है। वो रोने लगती है, पर उसकी मां जोर देकर कहती है कि उसने लाइट को छुआ होगा। फिर वो हान्यू को अपना लॉकेट देती है और धीरे से बताती है कि उसके पापा उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर प्यार से उसे गले लगाती है। आखिरकार वो हान्यू को लाइट को छूने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे वो फिर से जीवन में लौट आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेनहे और हाईवान निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सेनहे हाईवान को अलविदा कहती है। जब सेनहे चली जाती है तो हाईवान बहुत दुखी हो जाती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। बाहर निकलते ही सेनहे भी अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। बाद में सेनहे लाइट शॉप जाती है, वहां घूमती है और एक लाइट को छूती है। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वो धीरे धीरे होश में आने लगती है, लेकिन फिर अचानक सेनहे वापस घर आती है और कहती है कि वो वापस आ गई है। इस बीच हॉस्पिटल में पता चलता है कि सेनहे मर चुकी है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लाइट शॉप में अपनी लाइट थामे हुए थी जहां वांग यंग था। सेन ने पूछा था कि अगर उसने लाइट तोड़ दी तो क्या होगा, क्या वो इस दुनिया में ही रह सकती है। वांग यंग ने समझाया कि उसे अपनी जिंदा लोगों की दुनिया में जाने के लिए वो लाइट चाहिए होगी। फिर सेन ने कहती है कि वो बस एक ऐसी दुनिया चाहती है जहां वो हाईवान के साथ रह सके और लाइट को गिरा कर फोड़ देती है। हॉस्पिटल में सेनहे की डेड बॉडी को ले जाया जाता है। एक नर्स सोचती है कि वो होश में आते आते अचानक मर कैसे गई। फिर यंगजी बताती है कि ऐसे हालात तब होते हैं जब कोई अपनी लाइट देख लेता है लेकिन फिर भी वापस ना आने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं हियन मिन और जियांग लाइट शॉप के पास आते हैं। जियांग हियन मिन से कहती है कि वो वैसा करे जैसा उसने कहा है। हियन मिन रो पड़ता है, जिससे जियांग कहती है कि वो उसका हमेशा साथ देगी। हियन मिन उसे कसकर गले लगाता है। जियांग कहती है कि उसे अपनी लाइट ढूंढनी है चाहे कुछ भी हो। हियन मिन लाइट शॉप में अंदर जाता है। वांग यंग उसे रोकता है
बार बार कहता है कि वो लाइट को न छुए, लेकिन हियन मिन कोशिश करता रहता है। वांग यंग समझ जाता है कि यह हियन मिन की अपनी इच्छा नहीं है। अचानक हियन मिन अपनी लाइट देखता है और दुकान के बाहर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर जियांग उस तरफ भाग कर जाती है। दुकान के अंदर अब सिर्फ वांग यंग ही था और लाइट गायब हो जाती है। ये देखकर जियांग का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए चली जाती है। 3 महीने बाद हम यंग जी को हॉस्पिटल में नर्सों को ग्रीट करते हुए देखते हैं। फिर वो जियांग से मिलने जाती है, जो अब ठीक हो चुका है और डिस्चार्ज होने वाला है। वो अपने सामान पैक कर रहा होता है। जियांग पूछता है कि क्या यंग जी अब ठीक से सो पाती है। वो बताती है कि कभी कभी उसे सपने आते हैं, लेकिन जब वो जागती है तो राहत महसूस करती है कि सब ठीक है। यंग जी उसे क्रिसमस का तोहफे में जूते देती है। जियांग कहता है कि ये तो बच्चों के लिए है। यंग जी हंसती है और कहती है कि ये उसके लिए है, ताकि वो फिर से वो अंधेरे गलियों में खो न जाए। जैसे ही यंग जी जाने लगती है, जियांग कहता है कि वे फिर कब मिलेंगे। वो डरती है कि वो फिर से एक्सीडेंट होकर यहाँ न आए, इसलिए कहती है कि वो ऐसा न कहे। वो मुस्कुराती है और उम्मीद जताती है कि वे फिर कभी न मिले। जियांग अचानक याद करता है कि उसने ये बातें पहले सुनी है। यंग जी समझाती है कि वांग यंग भले ही बाहर से कठोर लगे, लेकिन दिल से दयालु है। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है, तेज धूप में देखते हुए कहती है कि रोशनी कितनी सुंदर है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यंग जी ने ही ड्राइवर हान्यू और जियांग से कहा था कि उन्हें अपनी लाइट शॉप पर अपनी लाइटें ढूंढनी है। अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं जो अब हमेशा के लिए आफ्टरलाइफ वाली दुनिया में रह गए हैं। वो ड्राइवर अब उसी दुनिया में बस चला रहा है। फिर हम सेन और हायान को शांति से एक साथ रहते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हान्यू को देखते हैं। उसके पिता कहते हैं कि वे स्कूल पहुंच चुके हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और आज स्कूल जाना चाहती है या नहीं। हान्यू जवाब देती है कि हाँ, चीजें इतनी बुरी नहीं है। वो कहती है कि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहती है। पिता सहमत होते हैं और कहते हैं कि वे बाद में उसे लेने आएंगे, पर हान्यू कहती है कि वो ठीक है और बस से घर जाएगी क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं है। पिता फिर भी कहते हैं कि वे इंतजार करेंगे और उसे लेने आएंगे। हान्यू फिर क्लास में जाती है। टीचर स्टूडेंट्स को हान्यू की देर से आने के बारे में बताते हुए पूछते हैं कि कौन उसके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है। सभी हाथ उठाते हैं और कहते हैं। तभी हान्यू पूछती है कि क्या वो नर्स के ऑफिस जा सकती है। टीचर चिंतित होकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और जाने की परमिशन दे देती है। हान्यू क्लास छोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन नर्स के ऑफिस नहीं जाती। हम देखते हैं कि एक लड़की पीछे से उसे देख रही है। हान्यू बाहर आकर पानी को छूती है और सोचती है कि यह जगह असली है। वो खुद से कहती है कि उसने अपनी डिलीरियम का इलाज नहीं कराया क्योंकि वो अपनी माँ को याद रखना चाहती थी। वो खुश है कि उसकी माँ अभी भी है। हम देखते हैं कि लाइट शॉप इतने अंधेरे में रोशन अकेली जगह है और कुछ दूरी पर उसके जैसे और दुकानें फैली हुई है। नेक्स्ट सीन में हान्यू क्लास में जाने वाली होती है, तभी एक लड़की उसके सामने आती है। हान्यू पूछती है कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनी है और उसे कहती है कि वो बीमार पड़ सकती है। लड़की हान्यू को थैंक यू बोलती है कि उसने उससे बात की। वो पूछती है कि क्या हान्यू को याद है जब वो पहले उससे मिली थी। फ्लैशबैक में फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखता है जहां हान्यू ने लड़की को हाथ हिलाया था, जिससे वो लड़की खुश होती है क्योंकि फाइनली कोई उसे देख पा रहा था। लड़की याद दिलाती है कि वो हान्यू से वॉशरूम में बात करती थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे। हान्यू के जाने के बाद वो फिर अकेलापन महसूस करने लगी, इसलिए वो उसकी दोस्त बनने के लिए पीछे पीछे आ गई। लड़की फिर कहती है कि उसके पास भी एक सीक्रेट है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठा है। वो किसी को आवाज देता है और कहता है कि इस एरिया में एक भूत है और वो जानता है कि वो भूत तुम ही हो, बाहर आ जाओ। तभी अचानक सांघुन वहां आ जाता है और कहता है
कि उसे सामने आना पड़ा क्योंकि तुमने कहा था कि फिर मिलेंगे। डिटेक्टिव कॉफी मांगता है। वे बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान डिटेक्टिव बताता है कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सांगहुन डिटेक्टिव की जान बचाता है। डिटेक्टिव बताता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद ही उसे पता चला कि सांगहुन ने उसकी जान बचाई थी। सांगहुन कहता है कि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। डिटेक्टिव माफी मांगता है और धन्यवाद कहता है। डिटेक्टिव जिज्ञासा से पूछता है कि सांगहुन का असली काम क्या है। सांगहुन बताता है कि उसका काम उन लोगों को भेजना है जो अब इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि सांगहुन आग में मरी लेडी का पीछा क्यों कर रहा था। सांगहुन बताता है कि वो मर चुकी थी लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी। डिटेक्टिव मानता है कि वो उसके काम में दखल दे रहा था। डिटेक्टिव बुरे आदमी के बारे में पूछता है। सांगहुन बताता है कि वो अकेले रहता था, चल फिर नहीं सकता था और भूखा था। सांगहुन ने उसे आखिरी खाना दिया। डिटेक्टिव कहता है कि अच्छे, कम से कम वो अकेला नहीं मरा। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि सांगहुन अब क्या कर रहा है। सांगहुन कहता है कि वो थोड़े समय के लिए ही यहाँ है और फिर वो यहाँ से चला जाएगा। वो डिटेक्टिव को बताता है कि उसकी आंखें खास है, जो ऐसी चीजें देख सकती है जो दूसरों को नहीं दिखती। जैसे उस दिन उसने उस आग में जली लड़की को देखा था। सभी लोग भूत नहीं देख सकते, लेकिन डिटेक्टिव उसे भी देख पा रहा था। सांगहुन डिटेक्टिव को बताता है कि वो जा रहा है और डिटेक्टिव को ऑफर देता है कि अब उसकी जगह खाली है। वो अपने खास चश्मा उसे देता है, कहता है कि अब ये उसके है। डिटेक्टिव उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और चश्मा पहनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइनीज रेस्टोरेंट खाली हो गया है और बाहर डिटेक्टिव सिगरेट पी रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग जी एक पार्किंग एरिया में पहुंचती है। कार से उतरते हुए वो जमीन पर कुछ गिरा हुआ देखती है और उठाती है। उसी समय एक आदमी आता है और कहता है कि यह उसका है। जब वो उसे लौटाती है तो वो उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम वही नर्स हो। यंग जी कंफ्यूज हो जाती है और उसे पहचान नहीं पाती। वो आदमी कहता है कि वो उसे बहुत समय से ढूंढ रहा था और उसके पास आता है। गुस्से में वो उस पर इल्जाम लगता है कि उसने उस दिन उस पर ध्यान नहीं दिया जब वो बहुत तकलीफ में था। वो कहता है कि वहां एक तुम ही थी जो मुझे देख पा रही थी और तुमने मेरी मदद नहीं की। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो आदमी यंग जी के पास मदद के लिए आता है, लेकिन वो मदद नहीं करती। प्रेजेंट में वो आदमी गुस्से में यंग जी पर हमला करने लगता है। घबराई हुई यंग जी भागती है और लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करने वाला होता है, लिफ्ट खुलती है और डिटेक्टिव बाहर आता है। वो शांति से उस आदमी से कोऑपरेट करने को कहता है और फिर अपने चश्मे उतारता है, जिससे उसकी बिल्ली जैसी आंखें दिखाई देती है। अब हम हियन मिन को डॉक्टर के ऑफिस में बैठा देखते हैं। डॉक्टर उसकी हालत के बारे में बात करता है और सुझाव देता है कि उसे अपने आसपास सराउंडिंग को बदलने की जरूरत है। लेकिन हियन मिन अभी भी बहुत परेशान दिखता है। वो डॉक्टर से कहता है कि उसने ये बातें पहले भी कई बार सुनी है और वो सच्ची मदद चाहता है। वो अपनी निराशा व्यक्त करता है कि हर डॉक्टर वही बातें दोहराता है। वो अपनी मर चुकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है और बहुत दुखी हो जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। हियन मिन चिड़चिड़ा हो जाता है और रोने लगता है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो अपने वातावरण को बदले ताकि भ्रम और चिंता कम हो सके। साथ ही वो सुझाव देता है कि वो अपने अतीत से जुड़ी चीजों को छोड़ दे और केवल जरूरी चीजें अपने पास रखे। हियन मिन ऑफिस से निकलता है और एक पुल की ओर जाता है। वो जियांग फोन निकालता है जो अब उसके पास था और पुराने भेजे गए मैसेज पढ़ता है। जियांग के खुदकुशी करने के पहले भेजे हुए मैसेज पढ़कर दर्द और निराशा से भरकर वो उस फोन पानी में फेंक देता है और टूटकर रोने लगता है। अब हम 3 महीने पहले की घटना को फ्लैशबैक में देखते हैं। वो डॉक्टर जियांग की डेड बॉडी को उसके फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है। जियांग पूछती है
क्या अब सब खत्म हो गया है? डॉक्टर कहता है कि वो अब एक बेहतर दुनिया में जाने वाली है। जियांग कहती है कि वो पहले ही वहां जा चुकी है और बताती है कि वहां बाकी लोग अब भी एक दूसरे को याद रखते थे, लेकिन हियन मिन को वो याद नहीं थी। वो सोचती है कि वो क्यों अलग थी और क्या हियन मिन ने कभी उसे प्यार नहीं किया था। और ये कहते हुए जियांग की डेड बॉडी के भी आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर समझाता है कि जो वो महसूस कर रही है वो अटैचमेंट है और उसे इसे छोड़ देना चाहिए। जियांग निराश और दुखी फील करती है और कहती है कि वो हियन मिन को बहुत मिस करती है। डॉक्टर उसकी उंगलियों को अस्वाभाविक रूप से मुड़ा हुआ देखता है और डर जाता है। जियांग उम्मीद करती है कि हियन मिन उसे फिर से याद करेगा और उसके नाम से पुकारेगा। नेक्स्ट सीन में हम हियन मिन को घर लौटते देखते हैं। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है, सारी लाइट्स बंद हो जाती है। वो हाथ हिलाकर सेंसर वाली लाइट्स ऑन करता है, जैसे वो कभी जियांग को हाथ हिलाया करता था। तभी अचानक सारी लाइट्स जल जाती है और हम देखते हैं कि जियांग उसके सामने ही खड़ी है और वो कहती है, आई विल फॉलो यू। एंड क्रेडिट सीन में हम डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो एक लड़की को बैठे हुए देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। उसका सहयोगी बताता है कि कुछ दिन पहले एक हाई स्कूल में बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने केस दर्ज नहीं होने दिया। डिटेक्टिव पूछता है कि रिपोर्ट रोकने वाला कौन था और वो लड़की वहां क्यों है। ऑफिसर बताता है कि वो गवाही देने आई है क्योंकि वो उस हादसे की रात वहां मौजूद थी। डिटेक्टिव लड़की से पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो कहती है, मुझे कभी चोट नहीं लगती। बाद में हम डिटेक्टिव को एक अजीब सी बिल्डिंग की ओर जाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो नजदीक आता है, एक आदमी वहां से गुजरता है। डिटेक्टिव उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो वहां रहता है, लेकिन वो आदमी मना करता है। डिटेक्टिव कहता है कि वो उस बिल्डिंग में नहीं जा सकता क्योंकि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। आदमी कहता है, क्यों? इस बिल्डिंग में भूत रहते हैं क्या? डिटेक्टिव पूछता है कि तुमने भूतों के बारे में क्यों कहा? क्या तुमने कुछ देखा है? आदमी कहता है कि मरे हुए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय कैसे गुजरता है। डिटेक्टिव थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। तभी वो आदमी अपनी उंगली चटकाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीन से हमें समझ आ जाता है कि सीजन 2 भी आने वाला है। सीरीज की कुछ बातें डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन? कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।